हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 10 चले मंडी घूमने। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। 8 बजते बजते हम सब स्कूल गेट के पास इकट्ठे हो गए थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे। हमारे शिक्षक हम लोगों को घुमाने के लिए पटना सिटी के मारूफगंज अनाज एवं मसाला मंडी ले जा रहे थे। मंडी पहुंचते ही हमने देखा कि यहाँ तो चारों तरफ ट्रक, माल ढोने वाले टेम्पो और सामान ढोने वाले ठेले नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम अनाज मंडी नहीं बल्कि ट्रक व टेम्पो स्टैंड में आ गए हैं। मंडी में हमने देखा कि कई बड़े बड़े गोदाम एवं दुकानें थी। कुछ खाने के होटल एवं बोरे थैले की दुकानें भी थीं। मंडी का एक व्यापारी सुलेमान जी हमारे शिक्षक के परिचित थे। वे हमें सभी को मंडी की एक खास गली में ले गए। वहाँ हम लोगों ने देखा कि एक ट्रक से चावल की बोरियां उतारी जा रही हैं। सुलेमान जी ने बताया कि इस गली में केवल चावल एवं गेहूं की थोक दुकानें हैं। फिर उन्होंने ट्रक चालक से पूछकर बताया कि ये चावल रोहतास जिले के चावल मिल से आया है। इसके अलावा इस मंडी में भागलपुर, चंपारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, बक्सर, औरंगाबाद, गया तथा पटना एवं आसपास से भी चावल आते हैं। चावल बिहार का प्रमुख खाद्यान्न है। छोटे किसान अपने गांव या अगल बगल के गांव में स्थित छोटी धान कूटने वाली मिलों में जाकर चावल बनवाकर अपने पास रख लेते हैं। उसमें से अपने उपभोग के लिए चावल रखकर शेष चावल को चावल खरीदने वाले छोटे व्यापारी को बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को अपेक्षाकृत चावल का कम मूल्य मिलता है, लेकिन इससे उन्हें सीधे अपने घर के दरवाजे पर ही पैसा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद ये छोटे व्यापारी चावल को स्थानीय मंडी के थोक व्यापारी को बेच देते हैं। ये थोक व्यापारी शहर के बड़े थोक व्यापारी को अपना चावल बेच देते हैं। कुछ किसान अपने धान को सीधे बड़े चावल मिल को बेच देते हैं। शहरों के थोक विक्रेता मिल से चावल खरीदते हैं एवं शहर के खुदरा व्यापारी को बेचते हैं। किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों के हित का संरक्षण करना है। प्रत्येक किसान को अपनी फसल के लिए कम से कम इस सरकारी दर की उम्मीद होती है, लेकिन बिहार के अधिकांश किसान इससे वंचित रहते हैं। सरकारी एजेंसियां किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती है, लेकिन बिहार में किसानों को इस योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इससे किसानों का हक मारा जाता है। आइए अब चलते हैं खेत खलिहान से मिल तक। इसके पश्चात सुलेमान चाचा हम लोगों को आगे लेकर चले। यहाँ लगातार गेहूं की कई थोक दुकानें थी। प्रायः सभी दुकानों में आगे बड़ी बड़ी तराजू एवं पीछे गोदाम था। इन दुकानों में गेहूं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आता है। गेहूं बिहार की दूसरी मुख्य फसल है। चावल की तरह गेहूं भी किसानों से मंडी तक पहुंचता है। गली के अंत में कुछ दुकानें सूजी, आटा और मैदा की थी। सुलेमान जी ने बताया कि तुम्हारे घर के आसपास जो आटा चक्की होती है, वहाँ से यह आटा या मैदा नहीं आया है। इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी मिलें होती हैं। ऐसी मिलें पटना सिटी, दीदारगंज और दानापुर आदि जगहों पर है। ये मिलें थोक मंडियों तथा बड़े किसानों से गेहूं खरीदते हैं। मिल में ये गेहूं से सूजी, मैदा तथा आटा बनाते हैं। इससे प्राप्त हुआ चोकर भी पशुओं के खाद्य के रूप में अच्छे मूल्य पर बिक जाता है। इससे मिल मालिकों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर एवं बक्सर जिले धान के कटोरे के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ बिहार के कुल चावल उत्पादन के 30% से अधिक का उत्पादन होता है तथा काफ़ी चावल मिले हैं। बिहार में रोहतास, चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, गया आदि जिलों में गेहूं की अच्छी खेती होती है तथा बिहार में ही पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं। इसके बाद सुलेमान जी हम बच्चों को बाजार के दूसरे हिस्से में लेकर गए। कुछ ठेलों पर ढेर सारी टीन की खाली कनस्तरें लदे हुए थे। सुलेमान जी ने बताया ये सरसों तेल के खाली डिब्बे हैं, जिन्हें खुदरा व्यवसायी हमारे तुम्हारे घरों से खरीद कर ले जाते हैं। बिहार में खाने में अधिकांशतः सरसों तेल का प्रयोग होता है। गाँव में किसान जो प्रायः अपने उपभोग के लिए सरसों उपजाते हैं, वे नज़दीकी पेराई मिल में सरसों ले जाकर पेराई कराकर तेल एवं खल्ली ले आते हैं तथा पेराई का मूल्य दे देते हैं।
खल्ली जानवरों के भोजन के रूप में काम आती है। कुछ ऐसे दुकानदार जो कि पेराई मिल वाले होते हैं जो सरसों लेकर एक निश्चित अनुपात में उन्हें तेल दे देते हैं। बिहार में उत्पादन के प्रायः संपूर्ण भाग का खपत अपने प्रदेश में ही हो जाता है। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति राजस्थान तथा अन्य प्रदेशों से होती है। वहाँ से सरसों तेल विभिन्न प्रकार के पैकिंग के रूप में आते हैं। सुलेमान जी ने कहा 15 किलोग्राम के पैक इन्हीं कनस्तरों में आते हैं जो आप चित्र में देख रहे हैं। ये खाली कनस्तर पुनः उन्हीं तेल कारखानों या पैकिंग स्थल पर भेज दिए जाते हैं। इसके बाद सुलेमान जी हम लोगों को मंडी के उस हिस्से में लेकर गए जिसमें मकई की खरीद बिक्री होती थी। बिहार मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य है। बिहार में मक्का बहुत लोगों का आहार भी है। यहाँ लोग मक्के का सत्तू, आटा एवं दर्रा का प्रयोग खाने में करते हैं। सुलेमान जी ने बताया कि मक्का किसानों से स्थानीय छोटे व्यापारी खरीदते हैं। ये व्यापारी इसे मंडी के थोक व्यापारी को बेचते हैं। थोक व्यापारी इन्हें मिलों में बेचते हैं। ये मिल वाले जानवरों एवं मुर्गियों का चारा बनाते हैं। किसान सीधे अगर मंडी में आकर या चारा बनाने वाले मिलों को बेचते तो उन्हें उनके मूल मक्के का अधिक मूल्य मिलता। नियंत्रित मंडी में किसान खुली नीलामी द्वारा अपने उत्पाद बेचते तो उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता, लेकिन बिहार में नियंत्रित मंडी की व्यवस्था नहीं के बराबर है। इस कारण किसान अपनी फसल को स्थानीय व्यवसायियों या निजी मिलों को बेचने को बाध्य रहते हैं। किसानों की इस मजबूरी का फायदा उठाकर ये व्यवसायी उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं देते हैं। प्रायः यह मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी कम होता है। यदि मंडी तक सभी किसानों की पहुंच हो जाए तो उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने लगेगा। इससे स्थानीय व्यवसायी भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने को बाध्य हो जाएंगे। पूर्व बिहार और कोसी इलाके में मक्का की काफ़ी अच्छी खेती हो रही है। यहाँ से करीब 6 लाख टन मक्का प्रतिवर्ष दूसरे राज्यों और विदेशों को भेजा जा रहा है। कोसी इलाके से जैसे नवगछिया, मानसी, सिमरी, बख्तियारपुर, सेमापुर और गुलाबबाग जो कि पूर्णिया में है, आदि जगहों से मक्का रेलवे द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड तथा आंध्र प्रदेश को जाता है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में ट्रकों से मकई भेजा जाता है। कोलकाता होते हुए यह मक्का बांग्लादेश को जाता है तथा विशाखापट्टनम और मुंबई के बंदरगाहों से यह मक्का पानी के जहाज से अर्जेंटीना और मलेशिया तक जाता है। आइए अब चलते हैं बागान से मंडी। अब दिन के 2 बज चुके थे। हमें भूख लग गई थी और हम काफ़ी थक भी गए थे। शिक्षक ने कहा अब हम लोगों को चलना चाहिए। अगले सप्ताह फलों की मंडी पटना के बाजार समिति चलेंगे। अगले सप्ताह हम सुबह सुबह फल मंडी पहुँचे। यहाँ चारों ओर फलों की ही दुकानें थीं। कहीं आम ही आम नज़र आ रहे थे तो कहीं केले की बड़ी बड़ी आढ़त थी, कहीं सेब ही सेब थे तो कहीं नारंगी की ढेर और कहीं अंगूर की बहुत सारी पेटियाँ रखी हुई थी। कहीं आम की सुगंध तो कहीं सड़े नारंगी की बदबू आ रही थी। हमारे शिक्षक के अनुरोध पर महताब साहब फल मंडी के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले महताब साहब ने हमें फल मंडी के उस भाग की ओर ले गए जहां आम व लीची के बड़े बड़े टोकरे और पेटियां रखी हुई थीं। यहां कई तरह के आम नज़र आ रहे थे। कुछ आम कच्चे तथा कुछ आम पके थे। कई प्रकार की लीचियां थी, कुछ बड़े, कुछ आकार में छोटे और सूखे। ये बागान से फल मंडी तक पहुंचने में देर होने के कारण सूख गए थे। फलों के बागान से फल मंडी तक पहुंचने एवं फल मंडी से उपभोक्ता तक पहुंचने में कई चरण होते हैं और इसमें कई लोग शामिल होते हैं। महताब साहब ने सबसे पहले हमें आमों के बारे में बताया। बिहार के विभिन्न हिस्सों में कई तरह के आम पैदा होते हैं। पटना शहर के दीघा का दूधिया मालदह एवं भागलपुर का जर्दालू आम अपने स्वाद और सुगंध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इन्हें बिहार से बाहर भी भेजा जाता है। इस मंडी में आम बिहार के कई हिस्सों से आता है। फल मंडी से छोटे दुकानदार, ठेले वाले और टोकरियों में फल बेचने वाली महिलाएं फल खरीदती हैं। इस प्रकार पटना के बाजारों और मोहल्लों में फल पहुंचता है। महताब साहब ने बताया कि बागान से मंडी तक आम कई कड़ियों से होकर आता है। तो पहला है, व्यापारी किसानों से उनके आम के बागान को मंजर आने के बाद खरीद लेते हैं। वे पेड़ की धुलाई एवं कीटनाशक का छिड़काव अपने स्तर से करते हैं। वे किसान से यह करार करते हैं कि आम उत्पादन का कुछ हिस्सा वह किसानों को देंगे। फल आने के बाद वह आम तोड़कर उसे ट्रकों से फल मंडी तक पहुंचाते हैं।
दूसरा है व्यापारी किसानों से उनके आम के बगीचे 3 या 5 साल की अवधि के लिए भी खरीद लेते हैं एवं किसान को पैसे के अलावा प्रत्येक वर्ष फल आने पर उत्पादन का कुछ हिस्सा देते हैं। और तीसरा है कुछ बड़े किसान खुद अपने आम को बागान से तोड़कर मंडी तक पहुंचाते हैं, इसमें उन्हें ज़्यादा कमाई होती है। इसके बाद महताब साहब ने आम मंडी से सटी लीची मंडी में ले जाकर हम लोगों को लीची के बारे में बताया। लीची भी इन्हीं बाजार कड़ियों से होकर जगह जगह और देश के कोने कोने तक पहुंचती है। भारत का कुल लीची उत्पादन का लगभग 80% बिहार में होता है। यहाँ की शाही लीची काफ़ी प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है, इसलिए मुजफ्फरपुर से ट्रेन एवं ट्रक से लीची कानपुर, दिल्ली, मुंबई एवं देश के कई बड़े शहरों में व्यापारियों के माध्यम से भेजी जाती है। मुजफ्फरपुर में कई लीची प्रसंस्करण उद्योग हैं, जिसमें लीची से जूस, जैम, जेली, मधु आदि बनाए जाते हैं। फलों एवं सब्जियों को ज़्यादा समय तक बचाए रखना संभव नहीं होता, क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए इनको अधिक समय तक बचाए रखने के लिए शीतगृहों का निर्माण किया जाना चाहिए। शीतगृहों में अधिक समय तक इनका सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। विगत वर्षों में सरकार ने इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। बागवानी फसलें जैसे कि फलों का विकास तभी संभव है जब इनकी प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाई जाए। इनके कई उत्पाद इन इकाइयों द्वारा तैयार किए जाए। फल प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाने के बिहार में काफ़ी संभावना है। इस दिशा में सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास हुए हैं। इसके बाद महताब साहब हमें फल मंडी के उस भाग में ले गए जहाँ केले के बड़े बड़े आढ़त थे। यहाँ केले के छोटे बड़े घौंघ नजर आ रहे थे। फल मंडी में केला मुख्यतः वैशाली एवं आसपास के क्षेत्रों तथा नवगछिया एवं भागलपुर क्षेत्र से आता है। पूरे राज्य का लगभग 50% केला इन्हीं क्षेत्रों में पैदा होता है। केला उत्पादक किसान प्रायः केला स्थानीय व्यापारियों को खेतों में ही बेच देते हैं। स्थानीय व्यापारियों से केले के थोक व्यापारी खरीदकर इन्हें ट्रकों से फल मंडी भेज देते हैं। अब धूप तेज होने लगी थी। कुछ बच्चे वहां ठेले पर बिक रहे गन्ने के रस को पीने की इच्छा व्यक्त करने लगे। रस पीते हुए महताब साहब ने कहा कि इस मंडी में ईख भी आते हैं, लेकिन गन्ना सिर्फ इन्हीं रस बेचने वाले द्वारा खरीदा जाता है। गन्ने द्वारा मुख्यतः चीनी और गुड़ बनाया जाता है। कई गन्ना उत्पादक किसान जिनके क्षेत्र में चीनी मिलें चल रही हैं, वहां सीधे मिल को गन्ना बेच दिया जाता है। इसमें उन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। लेकिन कई छोटे किसान तथा वैसे किसान जिनके आसपास चीनी मिल नहीं है, गन्ना की पेराई कर गुड़ बना लेते हैं। गुड़ की भी अच्छी कीमत किसानों को मिल जाती है। हालांकि गुड़ बनाने में अधिक श्रम तथा समय लगता है। गन्ना बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। दुर्भाग्य है कि आज बिहार की लगभग सभी मिलें बंद हैं। आइए अब देखते हैं जूट। जूट बिहार की एक प्रमुख फसल है। पूर्णिया, किशनगंज तथा कटिहार जिले में इसका अधिक उत्पादन होता है। पूर्णिया के गुलाब बाग में जूट की बहुत सारी मंडी हैं। जूट का उपयोग मुख्यतः पैकेजिंग, फर्निशिंग तथा वस्त्र उत्पादन आदि में होता है। पर्यावरण संरक्षण कारकों से जूट और उससे निर्मित वस्तुओं की मांग एवं बाजार निरंतर बढ़ रहा है। बिहार में जूट आधारित उद्योग लगाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। बाजार की कड़ियों को समझते हुए हमने देखा कि किसान की फसल मंडी या मिल तक कैसे पहुंचती है। कुछ किसानों का फसल का उचित भाव मिल पाता है, परंतु बहुत से छोटे किसान इससे वंचित रहते हैं। इस परिस्थिति में परिवर्तन के कई सुझाव भी सामने आए। हमने यह भी समझा कि थोक बाजारी या मंडी के कारण फसल एक जगह पहुंचती है और फिर दूर दूर के उपभोक्ताओं तक अन्य व्यापारियों द्वारा पहुंचाया जाता है। इन कड़ियों को समझते हुए कई संभावनाओं के फायदे नुकसान पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शीतगृहों का होना, उद्योग लगना, फसलों में बदलाव लाना आदि। असमानता को कम करने के लिए यह जरूरी है कि मंडी व्यवस्था बेहतर बने और इसका लाभ छोटे और मध्यम किसानों तक पहुंचे। तो आप सबको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है।
धन्यवाद। थैंक यू।